द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनीश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, बाज़ार में किसी भी शेयर का वैल्यूएशन चेक करने के लिए मोटे रूप में और प्राइमा फेसी जो फर्स्ट स्टेप है वो ईपीएस है, और ईपीएस से पी रेशो तैयार किया जाता है। बाजार भाव में ईपीएस का भाव दे दिया जाता है तो पी रेशो आ जाता है। तो सवाल ये है कि सबसे बड़ा जो मापदंड है कि इसका पी रेशो उचित है या नहीं। सबसे पहले आदमी ये बात करता है आरओई, आरओसी, ये सब बात की हैं। मैनेजमेंट, कंपनी का प्रोडक्ट, कंपनी की ग्रोथ, ये सब बातें हालांकि साथ ही चलती हैं, और कोई भी फाइनल निर्णय लेते समय इन सब चीज़ों पर विचार करना ही चाहिए। निर्णय इन सब बातों पर विचार किए बिना कोई भी अंतिम निर्णय किसी शेयर के वैल्यूएशन पर नहीं लेना चाहिए। मतलब आई वांट टू से ये सबसे प्राइम चीज़ है। अगर आपने ये चीज़ सीख ली तो आप समझो बाजार में सब कुछ सीख गया। उसमें ब्रांड जो मैं कहता रहता हूँ, आज रिपीटेशन नहीं है, ये आगे और बातें बताएंगे, आज नई बातें बताएंगे। ये जो है, ये देखो, पहली बात तो मैं एक बता दूँ, बीच में भूल जाता हूँ कि ये जो कुछ हमारा ये जो वीडियो हम चर्चा करते हैं, वीडियो बनाते हैं, जो कुछ करते हैं, ये एजुकेशन एंड ट्रेनिंग पर्पज से बनाते हैं। हमारा इसमें कोई कमर्शियल ऑब्जेक्ट नहीं है, और हमारी ना कोई हमारी रिकमेंडेशन है। इस संबंध में इस वीडियो के आधार पर कोई निर्णय ना लें। आप जो भी निर्णय लेवें इस संबंध में, या जो भी तरह का शेयर बाजार का है, वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय करने के बाद लें। ये निर्णय शेयर बाजार में खेलने के लिए, ये स्टडी करने के लिए, और मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि मैं आपको शेयर बाजार की जो नॉलेज है, जो एथिक्स है, वो सिखा करके आत्मनिर्भर बनाना चाहता हूँ। अब वो एक अलग बात है कि आप इसमें से किसी चीज़ को निकाल नहीं, समझ जाए, उस आधार पर आप खुद अपने स्तर पर कोई काम कर जाएं, दैट इज अनदर थिंग। बाकी मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं, दैट्स ऑल। अब आगे चलते हैं हम। आगे ये है, देखिए कि पी रेशो सबसे महत्वपूर्ण है, और बाजार पी रेशो कैसे तय करता है। भाई एक आदमी तो तय कर नहीं सकता है, एक आदमी के हाथ में कुछ भी नहीं है, क्योंकि पी रेशो तो वो तो मान लो अगर एक आदमी के हाथ में होता तो 1000 के पी रेशो पर ले जाता वो शेयर को, 25 के, 20 के, 15 के पी रेशो पर खरीद लेता और ले जाता 1000 के पी रेशो पे और बेच जाता बाजार में। लोग मरे चाहे जिए, उसको क्या मतलब, वो तो पैसा बनाने से मतलब है। लेकिन ऐसा नहीं है। कोई ना कोई भी ऑपरेटर किसी भी शेयर में एंटर होता है, या कोई सिंडिकेट बनती है, कोई मैनेजमेंट आपस में मिलते हैं, मैनेजमेंट ऑपरेटर मिलके खेल खेलते हैं, बड़े इन्वेस्टर, एचएनआई जो भी खेल खेलते हैं, म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, ये सबसे पहले ये देखते हैं कि इस शेयर को हम चाहे वो बेच पाएंगे कि नहीं इसको। अगर मान लो कल को हम 25 रुपये में खरीद करके, और नेचुरल प्रॉफिट लेने के लिए खरीद रहे हैं, वो कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं है, वो लंबे टाइम के लिए खरीद रहे हैं। और उसमें लंबे टाइम का मतलब कोई लंबा टाइम 10-5 साल के लिए नहीं, 6 महीने, 8 महीने, साल भर। वो एक अलग बात है। वो उलझ जाता है तो 3 साल तक भी चलता है। कुछ ऐसे शेयर भी मैं बताऊंगा जिसमें उलझे हुए हैं, वो निकल नहीं पा रहे हैं, वो भरसक कोशिश कर रहे हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। तो सवाल ये है कि इस प्रकार के बहुत हैं कंपनियां जिनमें ऑपरेटर घुसते हैं, और वो ये देख लेते हैं आगे इस कंपनी की वर्थ क्या नज़र आ रही है, इस कंपनी में क्या हो सकता है, मतलब वो सब चीज़ें वो देख करके एंट्री लेते हैं। तो ये देखिए, जो मर्चेंट बैंकर्स हैं वो भी जो रेट है तय करते हैं आईपीओ की, वो भी कुछ ऐसे बिंदु जो मैं बताने जा रहा हूँ, उन बिंदुओं के ऊपर विचार करने के पश्चात ही रेट तय की जाती है। तो देखिए, जो पी रेशोज हैं उनको हम 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। 3 ब्रॉड कैटेगरीज हैं। एक तो सेंटिमेंटल पी रेशो, जो सेंटिमेंट्स के आधार पर पी रेशो तय किया जाता है, यानी दैट इज ऑन द हायर साइड या लोअर साइड, दोनों हो सकता है। हायर साइड एंड लोअर साइड, बोथ साइड में हो सकता है सेंटिमेंटल पी रेशो। यानी किसी चीज़ की आप प्रशंसा कर दीजिए बहुत ज़्यादा मीडिया के द्वारा, और प्रचार प्रसार है, कंपनी रिपोर्टें दे रही है,
और साहब बहुत पॉपुलर है, हर आदमी जानता है उस कंपनी को, तो उस हालत में तो आप ये सेंटिमेंटल पी रेशो कहलाएगा। और कर दिया पी रेशो, जैसे आज़ाद इंजीनियरिंग का पी रेशो है 200 180 है इस समय, 160-70 का पी रेशो है, और 200 के पी रेशो तक ले गए थे इसको। तो आप ये बताइए कि 200 का पी रेशो, 100 का पी रेशो, 150, 200 का पी रेशो चलने वाली बात है क्या? आज़ाद इंजीनियरिंग की टेक्नोलॉजी ऐसी टेक्नोलॉजी है क्या? उतनी ही महत्वपूर्ण तकनीक और कोई कंपनियों के पास नहीं है। उस प्रोडक्ट की छोड़ दीजिए, टेक्नोलॉजी जो क्लोज गार्डेड टेक्नोलॉजी है, क्या उस तरह की कोई भी टेक्नोलॉजी या कोई अन्य टेक्नोलॉजी जो कि क्लोज गार्डेड है, मोनोपोली अन्य कंपनियों के पास नहीं है। तो आखिरकार इसी का क्यों इसमें सचिन तेंदुलकर थे का स्टेक था, और ये प्रचारित कर दिया गया कि साहब ये प्रोडक्ट तो कोई कंपनी 2-3 साल से पहले तो बना ही नहीं सकती। 2 साल 1.5 साल तो इस कंपनी को खरीदार अप्रूव करता है, उस प्रोसेस में लगते हैं। ये फिट कर दिया गया। अच्छा, ग्रोथ कोई खास है नहीं कंपनी में, 10-15% की ग्रोथ है। अगर कोई खास बात ही होती तो भाई 40% से तो ग्रो करती, 40-50% से ग्रो करनी चाहिए, 70-80% से ग्रो करनी चाहिए, जिस कंपनी का पी रेशो 170-80 है। लेकिन खैर, हम कोई आलोचना नहीं करते, हम टेंडेंसी बता रहे हैं, कैटेगरी बता रहे हैं, पी रेशोज किस आधार पर तय की जाती है। तो इसी तरह से आज़ाद इंजीनियरिंग है, सुजलोन का पी रेशो भी 88 का पी रेशो आता है। अगर इसकी लेटेस्ट क्वार्टर की ईपीएस को 4 से मल्टीप्लाई करके और मार्केट प्राइस से डिवाइड किया जाता है तो इसका पी रेशो एज ऑन टुडे 88 आता है। जो मैं समझता हूँ किसी भी अल्टरनेट एनर्जी पावर जनरेटर हो, चाहे सोलर हो, विंड हो, थर्मल हो, हाइड्रो हो, किसी का भी पी रेशो 88 नहीं है। अडानी पावर जिसने कि 50, 70, 80% से ग्रो किया, उसका पी रेशो मुश्किल से आज की तारीख में 27-28 का है मतलब। और ईपीएस है कंपनी की, मतलब वर्थ बन चुकी है कंपनी का, बहुत ब्रॉड बेस्ड वर्किंग है, प्लांट है, दुनिया भर के प्लांट हैं, बड़ा भारी इन्वेस्टमेंट है। तो सुजलोन में ऐसी क्या बात है। लेकिन झगड़ा ये है कि एक तो अल्टरनेट एनर्जी का नारा चला, और दूसरा चला कि किसी भी आदमी ने 5-6 रुपये से खरीदारी चालू कर दी तो वो तो रिस्क फ्री हो गया मतलब। अब वो किसी भी रेट पर खींचता ही चला जाए। भाई शुरू में मान लो उसने 5 करोड़ शेयर खरीदे और आज वो शेयर खरीदना चाहता है, वो मतलब वो उसकी ये पोजीशन है। अच्छा, लोगों ने भी लाखों शेयर खरीद डाले 15-20 रुपए के आसपास पहुंचते, और आज भी बहुत से निवेशक उसको बेचने को तैयार नहीं। मैं बेचने की नहीं कह रहा हूँ इसको, ना मैं को आलोचना, मैं तो फंडामेंटल्स की बात कर रहा हूँ सर। तो सवाल ये कि 88 के, अच्छा और कितना पी रेशो होगा जिसका, यानी कि 3000 करोड़ की तो इक्विटी है इसकी, और माय डियर केवल मात्र 8000 करोड़ का टर्नओवर है। अब आप बताइए 8000 करोड़ रुपए का माल बेच के कोई कंपनी 3000 करोड़ की इक्विटी का, जिसका शेयर 2 पेड अप शेयर हो, यानी 15000 करोड़ शेयर जिसके हों, वो कैसे सर्व करेगा बताइए। इस सेल को भी ईपीएस मान लिया जाए पूरी को, तो भी भाई पार नहीं पड़ती है। 5 रुपए की ईपीएस आती है, उससे भी इसका रेट 80 रुपये तो नहीं बढ़ता ना। तो ये सेंटिमेंटल पी रेशो है। दूसरा, रेल विकास निगम, उसकी अभी जो लेटेस्ट क्वार्टर की जो वर्किंग आई है, 1 रुपया ईपीएस आई है, शेयर 1 रुपया नहीं टूटा, मैं आपसे बताऊँ। इट शोज़ कि कोई ना कोई ऑपरेटर के हाथों में ये शेयर, और बाजार में जब तक तेजी कायम रहेगी ये शेयर कायम रहेगा, बल्कि बढ़ा सकते हैं इसको। और ये भी प्लानिंग हो सकती है कि 1 रुपये की ईपीएस दिखा के 1-2 क्वार्टर के बाद में ये बिक नहीं पा रहा शेयर, इसके काफ़ी मतलब ये जो टीवी पे एंकर्स हैं, एनालिस्ट आते हैं और कई आते हैं, ये कहते हैं कि साहब ये रेल विकास निगम खरीदो, तो देखिए 100-100, 200 शेयरों से तो कुछ होना नहीं है। 2100 करोड़ की पेड इक्विटी है, इसमें तो कोई 20-20, 10-10, 30-30 हज़ार शेयर खरीदने वाले मिलें जब जाके ऑपरेटर का संकट मोचन हो मतलब। तो 1 रुपये की ईपीएस आई है, इसमें हो सकता है अगले क्वार्टर में 1.5 बता दें कि साहब 50% ग्रोथ आ गई इसके अंदर, तो उस चक्कर में इन्वेस्टर ले लेवे इसको, तो देखो ईश्वर मालिक है। लेकिन ये सेंटिमेंटल ग्रोथ है। इंफ्रास्ट्रक्चर, एलएनटी की ग्रोथ क्या है, एलएनटी का पी रेशो क्या है, 35 का है, जो भारत की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, जिसमें 2 नामी आईटी कंपनीज हैं, वो भी गोल्डन ब्लू चिप है। कोई रिकमेंडेशन नहीं है मेरी, मैं इसलिए कह रहा हूँ, एनालिसिस के लिए कह रहा हूँ। शानदार फाइनेंस कंपनी है उसकी, एलएनटी होल्डिंग, फर्स्ट क्लास है, और उसमें कई डिवीजन है, कैपिटल गुड्स भी है उसमें,
उसमें जो ग्रीन हाइड्रो भी वो कर रहे हैं काम, ग्रीन हाइड्रो के प्रोजेक्ट भी लगा रहे हैं, वो खुद के नहीं लगा रहे, कॉन्ट्रैक्ट पे लगा रहे हैं, और खुद का भी लगा रहे हैं, वो खुद में 45 लीटर पर डे का लगा रहे हैं। सुनो, अच्छा दूसरी बात, इसी तरह आर पावर का नारा बहुत ज़बरदस्त है, लोगों ने 1,50,000 शेयर खरीद रखे। अब आर पावर को भी मैंने कल चेक किया है, काफ़ी थोरो स्टडी की है, इसकी 8,000 करोड़ की सेल है और वो सेल बढ़ नहीं पा रही। और एक खबर ये उड़ा दी गई बाजार में, या मीडिया ने भी कहा है, अखबारों ने कहा है कि रिलायंस पावर कर्ज मुक्त हुआ। भाई कर्ज मुक्त हुआ तो ये तो 2 क्वार्टर में पहले हो गया था। अभी भी 551 करोड़ रुपए का ब्याज इसकी बैलेंस शीट में किस बात के लिए डेबिट किया गया भाई? अगर एक यानी 2,000 करोड़ रुपये साल होता है, यानी कि 22-24 हज़ार करोड़ रुपए का डेट आज भी इस पर है, ये शो करता है। वो है क्या, कुछ को गलत किया है, वो रिस्ट्रक्चरिंग की है लोन की, और लोन वाकई कंपनी ऋणमुक्त हो जाएगी, लेकिन उसमें समय लगेगा, और ऋणमुक्त होगा तो इक्विटी बढ़ेगी, बिकॉज दैट लोन इज टू बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी। मीडिया ने, अखबारों ने, किसी ने भी एक शब्द नहीं लिखा कि ये जो लोन है ये इक्विटी में कन्वर्ट करने का रिस्ट्रक्चरिंग कर दिया गया है। अदरवाइज हाउ लोन कैन बी वेव्ड? लोन तो किसी का भी वेव नहीं कर सकते बैंक, लोन उसी हालत में वेव। तो ये सेंटिमेंटल पी रेशो है। लाखों शेयर लोगों ने इकट्ठे कर रखे, कितना होगा? वो कहते हैं 150 रुपये हो जाएगा साहब, 200 हो जाएगा। मेरी भी सुनते नहीं है वो, मैं भी क्यों सुनाऊं उनको, उनकी भावनाओं को मैं ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। अरे भाई प्रॉफिट बुक करो, मैं कहीं और कहता हूं, जो रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, नहीं सुनते कि नहीं आपको नहीं पता है, आप नहीं समझोगे इस बात को, तो ठीक है, वक्त बताएगा। कल को बाजार अगर झटका खा गया कोई तगड़ा सा किसी भी कारण से, तो रिलायंस पावर ये जो है इनका क्या हाल हो, मुझे कहना नहीं चाहिए, मैं आई एम स्पीकिंग इन एक्सेस मतलब। और आप बेचें नहीं, अगर आपका भरोसा है तो आप रखें, ना मेरी सिफारिश रिकमेंडेशन बेचने की है ना खरीदने की। अच्छा, अब दूसरी तरफ पी रेशो की बात करते हैं। मझगांव डोक की ईपीएस इस साल की, हालांकि फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट नहीं माना जाएगा, मेरा असेसमेंट है, खाली व्यक्तिगत फीलिंग है, जो फर्स्ट क्वार्टर की वर्किंग आई है उस हिसाब से अगर उसको एलोबरेट किया जाए ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर की वर्किंग को, तो 162 रुपये की ईपीएस आती है। सर आएगी या नहीं आएगी ये मुझे नहीं पता है, ये संभावनाओं पर आधारित है सब कुछ शेयर बाजार। और 162 की ईपीएस पर इसका पी रेशो 27.77 आता है। उसको भी गिराने की पूरी कोशिश की गई, अफवाहें कई, खबरें छोड़ी बाजार में, साहब इसका आईसीआई डायरेक्ट ने भी कहा कि ये शेयर 1100 रुपये रह जाएगा। अरे भाई, इन बेचारे छोटे इन्वेस्टरों पे कुछ तो दया कर दे यार, क्यों इनके पास रहने दो मझगांव बेचारा। तो लेकिन परिणाम क्या हुआ है कि जो मैनेजमेंट ने कौनकाल की, जिसका कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में जिक्र किया, पूरा विवरण दिया है उसमें, मैनेजमेंट के स्टेटमेंट उसमें रेफर किए हैं, बोले हैं मैंने मैनेजमेंट के स्टेटमेंट, उनसे वो यही कहता है कि द सेम ग्रोथ दैन सेम वर्किंग विल बी रिपीटेड इफ नो सरप्राइजेज अराइजेस। तो उसको तो खराब बताया जा रहा है, और आर पावर, सुजलॉन और आरवीएनएल और आज़ाद इंजीनियरिंग को अच्छा बताया जा रहा है। तो कितना शानदार काम है, देखिए आप मतलब। अच्छा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, इसको भी गिराने का प्रयास किया जा रहा है। 57-58 से गिरा के 46 ले आए थे, 4544 ले आए थे शायद। इसका पी रेशो भी करंट ईयर की ईपीएस में अगर सेम ग्रोथ जो लास्ट ईयर आई वही ग्रोथ अगर इस साल आती, आएगी या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आती है तो भाई ग्रोइंग कंपनी है, गवर्नमेंट की फोकस्ड कंपनी, दुनिया भर के ऑर्डर से क्यों नहीं आ सकती, वो ग्रोथ आ सकती है। और कोई न कोई एक्सपेक्टेशन तो रखनी पड़ेगी उससे, आइदर इन द डाउन साइड और अप साइड। अगर अप साइड आप रख रहे हो तो प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर रख रहे हो, जो कुछ नज़र आ रहा है उस हिसाब से रख रहे हो। और अगर आप डाउन साइड रख रहे हो तो अभी जो कुछ प्रेजेंट में नज़र आता है, जो प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड उस हिसाब से कैलकुलेट की जाती है, अनलेस अदरवाइज देयर इज सम एडवर्स और पॉजिटिव न्यूज़। तो असेसमेंट इसी तरह से किया जाता है किसी भी चीज़। आप इन्वेस्टमेंट किस आधार पे करोगे? आप मतलब आपको कुछ नज़र आता है कि भाई आगे ये हो जाएगी, इसकी ईपीएस इतनी हो जाएगी, उसी आधार पे करते हो ना। तो उसकी ईपीएस जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की है वो 147 रुपये की ईपीएस आती है, लास्ट ईयर 113 रुपये की। उस हिसाब से अगर इसकी प्रेजेंट मार्केट रेट को पी रेशो निकालते हैं तो 32 आता है।
आप देखिए इतनी हाई टेक्नोलॉजी कंपनी, मोनोपोली टेक्निक कंपनी है, गवर्नमेंट खरीदेगी ही इससे जितने भी वायुयान हैं। जो तेजस विमान है, जो मीडियम लेवल के लाइट वेट कॉम्बैट विमान जो है, मीडियम लेवल विमान है, साधारण जो लड़ाकू विमान है, वो खरीदेगी इससे मतलब। और इतने ऑर्डर्स हैं कि वो तो कभी अगले पैसन 2035-40 तक भी ख़त्म नहीं होने वाले हैं, मिल रहे हैं, खूब आ रहे हैं। अब कोई छोटी मोटी अगर दिक्कत आ गई साहब, जी से थोड़ा इंजन आने में देरी हो गई, उसके कारण थोड़ा एक कंसाइनमेंट डिलीवरी में देरी हो गई, तो क्या हो गया उससे मतलब? कोई शेयर की सारी फंडामेंटल ख़त्म हो गई क्या मतलब? तो इस तरह से बाज़ार जो है इस तरह की एक्टिविटीज़ करता है। और इसका सबसे लेटेस्ट उदाहरण मैं आपको देता हूँ। एक हनीवेल ऑटोमेशन का शेयर है, जिसका शेयर इस समय 52-53 हज़ार रुपये 10 पेड अप शेयर, उसकी 600 रुपये की EPS। सुपर हाई टेक्नोलॉजी कंपनी है, जो पहले टाटा की पार्टनरशिप थे, वो टाटा पार्टनरशिप टूट गई है। उस शेयर का 10 पेड अप शेयर का 52 हज़ार रुपये का रेट है, उसकी 600 रुपये की EPS है, उसका पी रेशो कितना है, और 75% फॉरेन कोलैबोरेटर का फॉरेन प्रमोटर है वो कम्प्लीटली, 75% उसके पास होल्डिंग है। उसके बावजूद भी उसका पी रेशो कितना है माय डियर? 600 में भाग देते हैं 604 का भाग देते हैं 52,000 में, 52,000 अपॉन 600, 86.66 का पी रेशो उसका है। मोनो 75% इक्विटी है, बाजार में माल नहीं है उसका। रिकमेंडेशन मत मान लेना इसको आप लोग, मैं केवल एनालिसिस कर रहा हूँ पी रेशो बाजार किस तरह तय करता है। तो जो हाई पी रेशोज़ हैं, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हाई पी रेशोज़ हैं और जिनके पीछे कोई बेस नहीं है, खाली सेंटीमेंट है, उन शेयरों में आप लोग संभल के रहा करें। इन्वेस्टर को संभल के रहना चाहिए, मेरा निष्कर्ष है। जैसे पेटीएम का IPO आया, मर्चेंट बैंकर तय करते हैं पेटीएम का IPO सेंटीमेंट का ले गए 2100 2150 रुपये। बताओ क्या हाल है आज 3 साल हो गए पेटीएम के IPO गए, आज भी 54 रुपये की। और मैं आपसे बताऊं, एक सीमेंट कंपनी का शेयर आया था, एक ये आपके जोमेटो आया था उस समय, एक नायका आई थी, और एक आध डायग्नोस्टिक कंपनियों के शेयर भी आए थे, वो ले गए पैसे मतलब। और इन्वेस्टर बेचारा रोता रह जाता है आपसे। बहन की शादी के पैसे, बेटी की शादी के पैसे, बुढ़ापे की सुरक्षा के लिए पैसे, रिटायरमेंट के पैसे, सब काम ले जाते हैं। तो मेरा सिर्फ आप लोगों से निवेदन ये है, ये जो मैं मेहनत कर रहा हूँ सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, मैं ये फ्री सेवा कर रहा हूँ, निःशुल्क, नो चार्जेज आई एम टेकिंग फ्रॉम एनी वन, फ्रॉम एनी सोर्स। मतलब आई एम सर्विंग टू सेव द हार्ड एंड सेविंग ऑफ द स्मॉल इन्वेस्टर, आई एम डूइंग ऑल दिस लेबर। और मेरा स्वास्थ्य जब तक अलाउ करेगा मैं करूँगा। आई एम 72 ईयर्स ओल्ड मैन, जब तक मेरी हेल्थ अलाउ करेगी तब तक मैं करूँगा। और मैं सेबी को भी धन्यवाद देता हूँ, मैडम बुच को भी धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने पिछले, मैडम ने जब से ज्वाइन किया, बहुत शानदार काम किया है पिछले 2 सालों में। जो इन्होंने बैरियर्स लगाए हैं और जो इन्होंने सिस्टम्स अडॉप्ट किए हैं मैडम ने, वो आई अकॉर्ड हिम धन्यवाद। और मैं नतमस्तक हूँ उनके सामने इस काम के लिए कि शी हैज़ डन एक्सीडिंगली वेल। बिल्कुल रिफाइन कर दिया है, कोई फर्जी IPO नहीं आ पाता कम से कम। ये तो नहीं रुपए की दुआने रह गई मतलब। तो ये ठीक है दोस्तों, आज इतना ही रहने देते हैं। मेरा वीडियो अगर पसंद आया हो आपको तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं मतलब।